Hi everyone, welcome back to Indian Polity Lecture. We were continuing about the DPSPs. आपको पता है कि हम DPSPs पे थे. First of all, we have completed the significance of DPSP. We have also started the different kind of principles involved in the DPSPs, the socialistic principle, the Gandhian principles, and the liberal and intellectual principles. तो ये सारे एस्पेक्ट्स तो हमारे अच्छे से कवर हो गए थे, है ना? आप लोगों ने नोट्स भी बनाए थे. आई गेव यू होमवर्क क्वेश्चन आल्सो टू प्रैक्टिस. आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड देम. आई होप यू हैव सबमिटेड योर आंसर्स एज वेल. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज and what are the Supreme Court associated cases which are there as examples in this topic. फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है हम वो पढ़ने वाले हैं. क्या लड़ाई चल रही है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में? हमको पता है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट they are enforceable by court. DPSPs are not enforceable by courts. हमको ये भी पता है. But what are the Supreme Court cases or verdicts जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि conflicts are going on. Okay, so today you have to make sure that you are taking live notes in the lecture. Please post your notes that you have created. उनकी पिक्चर लेना एंड पोस्ट इट ऑन दी ग्रुप में उसको पोस्ट करना है आपको, ठीक है? सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सी कि यू आर टेकिंग नोट्स इन द क्लास. Okay, and if you have any doubt, then the students who are enrolled in the polity batch can ask me directly on the group. And those of you who are not enrolled in the polity batch, आपको सिंपल सा आईडी पता है upscvidiz@gmail.com. आप वहां पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है? तो शुरू करें लेक्चर फटाफट से. Over here you can see कि शक्तिमान पर आपको अब फ्री एक्सेस मिल रहा है. Shaktiman is the superhero in the UPSC CSE preparation for all of you, which provides you with the daily Hindu newspaper summary. It helps you evaluate your own mains related answers, gives you the feedback and the detailed model answer. आपको आपका स्कोर, फीडबैक और डिटेल्ड मॉडल आंसर within 60 seconds यहाँ पर मिल जाएगा, within 60 seconds. ठीक है? तो सिंपली आप इवेल्युएट मीन्स आंसर पे क्लिक करेंगे एंड देन आप एक आंसर शीट को अपलोड करेंगे जो आपने लिखी होगी प्लेन A4 साइज शीट ऑफ पेपर पे. उसके बाद वो क्वेश्चन है आउट ऑफ 10 मार्क्स, तो आप वो भी लिख देंगे यहाँ पर. विदिन 60 सेकेंड्स आपको आपका इवेल्युएशन मिल जाएगा शक्तिमान पर. तो मतलब अब आप सेल्फ स्टडी करें यूपीएससी के लिए, जो की रिक्वायरमेंट होती है यूपीएससी की, और आपका पर्सनल मेंटर आपके साथ बैठा है. जैसे जो भी आपको पढ़ना है शक्तिमान से इंटरैक्ट करके पढ़ सकते हैं. कोई आंसर अटेम्प्ट किया है शक्तिमान से, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, शक्तिमान ने आपको क्वेश्चन दिया कि यू हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम मेंस, एंड यू आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क शक्तिमान कि शक्तिमान कैन यू इवैल्यूएट आवर आंसर शीट. शक्तिमान विल डू दैट फॉर यू. और देखो शक्तिमान ने ये ब्लू टिक जो आपको एरो आ रहा है इस पे क्लिक करोगे, शक्तिमान ने आपके हैंड राइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है और आपको यहाँ पर मार्क्स और फीडबैक भी मिल रहा है. तो इस तरीके से शक्तिमान आपका डेली मेंटोर बन जाता है आपकी तैयारी में. यानी कि अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई ट्रैप नहीं, और यहाँ शक्तिमान के साथ अपनी सेल्फ स्टडी डिसिप्लिन और फोकस के साथ कीजिए विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. यहाँ तक शक्तिमान आपसे ये भी बोलता है कि क्या आपको मॉडल आंसर चाहिए सब क्वेश्चन का. आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट की गई है कि आंसर तो वेल स्ट्रक्चर्ड है, आपने सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर इफेक्टिवली बताए हैं, बट क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि कमेंट करना है कि एनआरएफ प्रमोट कैसे करेगा इंस्टीट्यूशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. वो आपने एड्रेस नहीं किया डिटेल में. तो आपकी गलतियां, स्ट्रेंथ्स अगर मेंशन कर रहा है शक्तिमान, तो गलतियां भी मेंशन करता है. अगर आपको शक्तिमान का फ्री एक्सेस चाहिए तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर क्लिक कीजिए. इस इनवाइट कोड को यूज कीजिए SIM6F0C134 और फटाफट से आप अपना फ्री एक्सेस ले लीजिए. ओके, सो please use शक्तिमान and let me know in the comment section कि आपको कैसे हेल्प मिल रही है शक्तिमान की तरफ से. Now let's get started. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले आपको देखना है, first of all what you have to see is कि which is the first case where we can study about the conflict between fundamental rights and DPSP. The first case where there was a conflict between these two was 1951's case of Champakam Dorairajan versus State of Madras. Article 15 से related भी ये केस है, चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. हमको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पढ़नी है. वी हैव टू स्टडी हियर द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट. What was the verdict of Supreme Court? It was, Supreme Court said, if in case there is any conflict or fight between fundamental right and DPSP, अगर कोई भी conflict आता है जिसमें fundamental right और DPSPs are included,
okay, there is any conflict, any fight between these two, then in that case who will win? Fundamental right will win. तो ऐसे केस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल. आप फंडामेंटल राइट को ही इंपॉर्टेंस दोगे. वी विल गिव इंपॉर्टेंस ओनली टू फंडामेंटल राइट. ओके. एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड कि DPSPs, because fundamental rights will prevail, that means DPSPs will be subsidiary to fundamental right. They will be one step lower than the fundamental right. Okay. फंडामेंटल राइट, यस दे कैन बी अमेंडेड. वो तो हमने पहले भी पढ़ा था इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. वी स्टडीड कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप फंडामेंटल राइट को अमेंड करा सकते हो, है ना. तो ये कुछ वर्डिक्ट्स थी सुप्रीम कोर्ट की इन 1951 केस. Basically, Supreme Court gave more importance to fundamental right over DPSPs. DPSPs were considered just as guiding principles. इसीलिए fundamental right को importance दी गई. यहाँ तक point clear? On to the second important case, which was the Golaknath versus State of Punjab. Again, we studied this case in the basic structure doctrine chapter. है ना, पढ़ा था ना ये केस, याद है सबको. 1967 का केस, wherein Supreme Court declared that fundamental rights could not be amended. Fundamental rights को आप amend नहीं कर सकते. अभी earlier it was saying it could be amended by passing Constitutional Amendment Act. But now in 1967 they want to make sure that government is not becoming authoritarian, है ना. That is why they said कि fundamental right could not be amended because basic structure doctrine, है ना. Fundamental right cannot be amended. Now पूरी तरीके से basic structure doctrine नहीं आता. It came in Keshavananda Bharati case, but yes, they were acknowledging the step that we have to stop government from becoming authoritative. वो सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश तो पूरी कर रहा था कि हम गवर्नमेंट को अथॉरिटेटिव ना होने दें. ठीक है. सो दे सेड फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इवन फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPSP. तो मतलब इफ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू amend the fundamental right by the excuse that we want to implement certain DPSPs. हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो गाइडलाइंस है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ये चेंज ला रहे हैं फंडामेंटल राइट में. अगर ये एक्सक्यूज भी गवर्नमेंट लाती है तो सुप्रीम कोर्ट विल से नो, even if in that case you cannot amend the fundamental right. Again, what they are showing, fundamental rights are above the DPSP. अब वो क्या शो कर रहे हैं यहाँ? फंडामेंटल राइट अभी भी DPSP से ऊपर है. आप DPSP का बहाना लेकर भी फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकते, छेड़छाड़ी नहीं कर सकते इनके साथ. ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड. Third important cases are favorite Keshavananda Bharati case. Basic structure doctrine, Keshavananda Bharati case. जल्दी से बताओ कौन सा ईयर है? Which year? It was versus State of Kerala. State of Kerala. तो जल्दी से बताओ which year? जल्दी से. So it is 1973. Almost 10 साल से ऊपर. 1973. अब ये केस स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. This is very important because through this case we got our basic structure doctrine also. इस केस से हमें basic structure doctrine भी मिला, है ना. अब इस केस से हमको DPSP एंड फंडामेंटल राइट का कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है. Here Supreme Court overruled the verdict of गोलकनाथ केस. जो गोलकनाथ केस का वर्डिक्ट था ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल कर दिया. ओवररूल मतलब अब वो खारिज हो गया, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आ गया. नाउ देयर इज अ न्यू डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस. व्हाट इज द न्यू डिसीजन? नाउ the parliament can amend any, कैपिटल में लिखना है any part of the constitution. अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, बट ये ऐसे ही माइंड मैप बनाना है so that you can remember and revise easily. But write it down. It cannot कैपिटल में लिखो alter its basic structure. भले ही आपको अमेंड करना है, आप करो, किसी भी पार्ट को अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन के, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पार्ट को, एनी पार्ट, बट आप ऑल्टर नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर को. एंड वी हैव स्टडीड बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, ये सारा हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, फंडामेंटल राइट एटसेट्रा. सो इट ओवररूल्ड. पहले कह रहा था आप अमेंड ही नहीं कर सकते. नाउ इट इज सेइंग यू वांट टू अमेंड, यू कैन अमेंड एनी पार्ट,
बट यू कैन नॉट अमेंड डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर। आप बेसिक स्ट्रक्चर को तो डिस्टर्ब यहाँ कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल कैन बी, राइट इट डाउन, द राइट टू प्रॉपर्टी, the right to property, which is in which article? Article 31. It was eliminated. पहला मौका मिला, गवर्नमेंट ने वही यूज कर लिया। Eliminated from the list of fundamental rights. इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फाइनली राइट टू प्रॉपर्टी वो बिकेम अ लीगल राइट। अब इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया, लीगल राइट बना दिया, ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिस्प्यूट्स गोइंग ऑन प्रॉपर्टीज, तो दैट इज व्हाई इट इज अ लीगल डिस्प्यूट नाउ। अब ये फंडामेंटल राइट, बिकॉज ऐसे तो बहुत केसेस आ जाएंगे पूरे भारत में। देखो प्रॉपर्टी को से रिलेटेड कितनी झगड़े होते हैं, कितनी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो इतने वैलिड भी नहीं है, उस पर भी लड़ाई हो रही है, फैमिलीज में लड़ाई हो रही है। सो नाउ इट हैज बिकम अ लीगल राइट। आप लीगली इसको केस में लेकर जा सकते हो। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर, बिकॉज दिस पावर वाज गिवन थ्रू केशवानंद भारती केस। पार्लियामेंट को ये पावर दे दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोई भी पार्ट अमेंड करो, बट बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर नहीं हो रहा है ना। यू आर जस्ट चेंजिंग द नेचर ऑफ द राइट फ्रॉम फंडामेंटल टू लीगल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर नहीं हो रहा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक सभी को? ऑल राइट, चलो। एंड ऑल्सो ये डीपीएसपी भी इंप्लीमेंट कर रहा है। आप बताओगे कौन सा डीपीएसपी, ठीक है। इट इंक्लूड्स डीपीएसपी ऑल्सो। यू विल टेल मी इन द चैट सेक्शन विच डीपीएसपी इज इनहेरेंटली विजिबल इन दिस राइट। इस राइट में कौन सा डीपीएसपी इनहेरेंटली विजिबल है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट केस की, जो कि आपका हो जाता है, राइट इट डाउन, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आता है आपका 1980 में, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये 1980 का केस है। अब ये केस भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज हियर द सुप्रीम कोर्ट reiterated, here the Supreme Court reiterated that the parliament can amend, कैपिटल में लिखना है ये, बिकॉज रिवीजन के टाइम पे दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। कैन अमेंड, राइट इट डाउन, any part of constitution, but it cannot change the basic structure. वही बात आ जाती है घूम फिर कर, it cannot change the basic structure of the constitution. Again this was same thing was reiterated here. यहाँ पर सेम चीज reiterate constitution, ठीक है, सेम चीज reiterate की गई। reiterate मतलब जो पहले बोला था वही चीज यहाँ पर वापस दोबारा बोली गई। that is why re-word is there. that means now this decision is fixed. अब इस डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते, ये डिसीजन हो गया फिक्स, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट हो गया कि आप पार्लियामेंट का कोई भी पार्ट चेंज करो, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक आउट योर एम लक्ष्मीकांत बुक, फटाफट से एम लक्ष्मीकांत की बुक उठाओ, ठीक है। इन दी एम लक्ष्मीकांत बुक गो टू पेज नंबर 11.2। अगर आपके पास 6th एडिशन है, 7th एडिशन भी आ गया है वैसे, खैर ठीक है, आई विल शेयर विद यू इफ यू नीड टू गेट द 7th एडिशन। 6th एडिशन लेटेस्ट है आपके पास, तो पेज नंबर 11.2 पर जाओ। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर। ऑन पेज नंबर 11.2 यू विल सी ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज दिस टॉपिक। यहाँ पर ये टॉपिक है, From the various judgments, the following have emerged as basic structure. देखो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ पे आप देखोगे कि basic structure, there are 20 basic elements in the basic structure and you have to go towards element number 12, ठीक है। point number 12 पे जाओ। It is written harmony and balance between fundamental rights and directive principles. This is also part of basic structure. कि आपको हार्मनी बनाकर रखनी है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में। दैट मीन्स फाइनली इट इज सेइंग आफ्टर मिनर्वा मिल्स केस एंड आफ्टर केशवानंद भारती केस कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सुपीरियर देन डीपीएसपीस एंड डीपीएसपीस आर सब्सिडरी। नो, देयर इज अ हार्मनी बिटवीन द बोथ। दोनों के बीच में यूनिटी है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बोथ ऑफ देम कंप्लीट ईच अदर, देयर इज हार्मनी, बोथ ऑफ देम को एग्जिस्ट टुगेदर। समझ आ गई बात? चलो,
So this was your remaining points in the basic in the DPSPs का chapter. DPSPs के chapter में ये आपका remaining points थे. अब I will give you a homework question. अब मैं आपको एक homework question देने वाली हूँ. We have the question. Supreme Court gave the doctrine of harmonious construction to maintain a balance between part 3 and 4, fundamental right and DPSP. इसको आपको elaborate करना है. Elaborate. It will be a 10 marker question. That means 150 words. मतलब not more than 2 pages आपको use करने हैं for the answer. Okay. So this is the question. You have to elaborate how Supreme Court has maintained that there should be a harmonious coexistence between fundamental right and DPSP. Just now we have said. And also you can use Shaktiman to get your answers evaluated. अगर आप batch का part नहीं हो polity के, the students who are the part of polity batch, they can submit the answers to me. But if you're not a part of the batch, you can get your answers evaluated by my mirror image, that is Shaktiman. तो ये code है for free access of Shaktiman. The link is given below. All right. On this note, we are wrapping up the session. तो यहीं पर मैं सेशन को रैप अप कर रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास. यू आर पार्टिसिपेटिंग, दैट मीन्स यू आर सीरियस about completing the syllabus. Thank you so much. Good night.